बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इस टॉपिक में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ बोहर के, रीज़न्स पढ़ेंगे किस वजह से बोहर्स ने एटॉमिक मॉडल को पेश किया था, और उसके बाद हम पोस्टुलेट को या मेन पॉइंट्स को जो बोहर्स ने पेश किए थे एटम के बारे में वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री की तरफ हम आते हैं। बोहर ने 1913 में इस मॉडल को पेश किया था एटम्स के बारे में, और इसके वजूहात किए थे क्यों उन्होंने इस मॉडल को पेश किया। दो मेन वजह थे, यानी दो रीज़न्स थे जिसकी वजह से बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश कर दिया। नंबर 1, टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इससे पहले 1911 में एक साइंसदान था रुदरफोर्ड उसका नाम था, उसने एक एटॉमिक मॉडल को पेश किया था, यानी एटम के बारे में कुछ तजर्बात किए थे, और उस एटम के बारे में उन्होंने अपने जो पोस्टुलेट थे या मेन पॉइंट्स थे वो पेश किए थे। तो उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, नुकसानात थे, तो उसको दूर करने के लिए बोहर्स ने एटॉमिक मॉडल को पेश किया ताकि वो उसकी करेक्शन कर ले। नंबर 2 जो वजह थी वो थी एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम रिकॉर्डेड बाय लाइमन एंड बाल्मर इन 1887। 1887 में दो साइंसदान थे, एक का नाम था लाइमन और दूसरे का नाम था बाल्मर। उन्होंने रिकॉर्ड किए थे कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी हाइड्रोजन एटम के कुछ स्पेक्ट्राज लिए थे, और उससे जो लाइन निकलते थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी लाइमन ने किया था। लाइमन ने ये कहा था कि ये एक एटम है हाइड्रोजन एटम, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये एटॉमिक ऑर्बिट है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है। तो ये एक हाइड्रोजन एटम उन्होंने लिया था, और उसमें उन्होंने कुछ स्पेक्ट्रल लाइन को रिकॉर्ड किए थे। किस तरह रिकॉर्ड किए थे, ये शेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हाई एनर्जी लेवल बी इसको कहते हैं, ऑर्बिट बी कहते हैं या शेल बी कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि जब हायर एनर्जी लेवल से, यानी शेल नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं ग्राउंड स्टेट पे, यानी शेल नंबर 1 में, तो यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रल लाइन निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, और ये जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या एनर्जी वो अल्ट्रा वायलेट की होती है, अल्ट्रा यूवी रीजन में होते हैं, यूवी रीजन में। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन ना यहाँ से निकलते थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या दूसरा जो बाल्मर साइंसदान था, बाल्मर ने ये कहा था कि अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट यानी 3rd, 4th या 5th एंड सो ऑन से अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं और सेकंड शेल में आते हैं, तो सेकंड शेल में से यहाँ से कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस निकलते हैं, एनर्जी रेडिएशन निकलते हैं, और ये जो रेडिएशन है ये विजिबल रीजन में है, यानी उसका वेवलेंथ या एनर्जी वो विजिबल रीजन में है। तो इस रीजन में जो रेडिएशन है या यूवी रीजन में जो रेडिएशन निकलते हैं, स्पेक्ट्रा बनता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोहर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया था कि किस तरह आते हैं या किस तरह ये एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये दो वजूहात थी जिसकी वजह से बोहर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश कर दिया। उसके बाद हम पोस्टुलेट की तरफ आते हैं। बोहर्स ने कौन कौन से पोस्टुलेट थे या मेन पॉइंट थे जो उन्होंने पेश कर दिए। नंबर 1 जो पोस्टुलेट था वो था इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in a fixed circular path, in a fixed circular
पाथ, और इस पाथ को कहते हैं ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। तो सबसे पहले नील बोहर ने ये भी बताया था एटम में, रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये पाथ का लफ्ज़ या जो सर्कुलर पाथ है या ऑर्बिट है या शेल है या एनर्जी लेवल का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले नील बोहर ने पेश किया था कि उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसके लिए मखसूस पाथ्स होते हैं, मखसूस रास्ते होते हैं जो उसमें वो फिक्स होते हैं, और वो जो पाथ्स है उसको कहते हैं ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल उसको कहते हैं। नंबर सेकंड, उन्होंने ये कहा था द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit is directly related to the distance from the nucleus यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से अगर दूर होते जाते हैं तो उसकी एनर्जी है जो है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में एनर्जी जो होती है वो रिलेटेड होती है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी अगर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि ये दूर है न्यूक्लियस से। तो जितना दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाती हैं। इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ये पोस्टुलेट कहते हैं, इसमें बोहर कहते हैं कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक मखसूस ऑर्बिट में मौजूद है और वो उसमें गर्दिश करता रहता है, तो जब तक वो उस अपनी ऑर्बिट में मौजूद है वो ना एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी खारिज करेगा, और ना एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगा यानी जज़ब करेगा। वो ना किसी से एनर्जी को लेगा और ना किसी को एनर्जी देगा, जब तक कि वो अपने ऑर्बिट में मौजूद है। नंबर 4 जो पोस्टुलेट है वो है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। जब हायर स्टेट से इलेक्ट्रॉन आता है लोअर में, यानी 2 से 1 तक आता है या 3 से 2 तक आता है या 4 से 3 तक आता है, तो उस केस में इट रेडिएट्स एनर्जी, तो ये एनर्जी को खारिज करेगा, क्योंकि वो हायर एनर्जी से आता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट से आता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। यानी अगर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है, तो अगर थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन आता है सेकंड में, तो ये थर्ड शेल जो है ये हायर एनर्जी शेल है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है, और ये सेकंड शेल जो है ये न्यूक्लियस के करीब है, तो इसकी एनर्जी कम है। तो ये हायर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन आता है लोअर की तरफ, तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा यानी खारिज करेगा। एंड फ्रॉम लोअर टू हायर, अगर ये लोअर से जाता है हायर की तरफ, यानी लोअर एनर्जी स्टेट से, यानी सेकंड से जाता है थर्ड को या थर्ड से जाता है 4 को, तो उस केस में चूंकि वो हायर एनर्जी पे जाता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये भी बोहर ने कहा था। इससे पहले रदरफोर्ड ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को खारिज करता है, लेकिन बोहर ने कहा कि नहीं इस तरह नहीं है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी को खारिज करेगा तो ये अल्टीमेटली आएगा न्यूक्लियस की तरफ, और वो न्यूक्लियस के साथ टकराएगा। जब वो न्यूक्लियस पे आएगा और उसके साथ स्ट्राइक करेगा तो एटम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होता, एटम ख़त्म नहीं होता। तो ये मेन ड्रॉबैक था, नुकसान था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, जो कि बोहर ने इसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह नहीं है, ये कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज नहीं करता, जब तक वो अपने शेल में है तो वो एनर्जी ना खारिज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा।
अलबत्ता अगर ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाता है, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और अगर फ्रॉम लोअर स्टेट से जाता है हायर स्टेट में तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और दो स्टेट के दरमियान यानी हायर स्टेट और लोअर स्टेट के दरमियान एनर्जी का जो डिफरेंस है यानी फ़र्क है वो किस चीज़ के बराबर है वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि डेल्टा ई यानी डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स E2 माइनस E1 इसके बराबर है। E2 का मतलब है हायर एनर्जी स्टेट और E1 जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है, और ये फिर बराबर हो जाएगा H नेव का। H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक्स एक साइंसदान था, उन्होंने ये कांस्टेंट यहाँ पे लगाया था, और इसको कहते हैं इक्वलिटी कांस्टेंट, क्योंकि E जो है एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये असल में इस तरह है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है किसी भी रेडिएशन का तो उसका एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनैलिटी को हम दूर करना चाहते तो उसके लिए हमने एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो वो कांस्टेंट जो है वो H है, जो कि प्लांक्स ने इंट्रोड्यूस कराया था, तो इसलिए इसको कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। तो ये बराबर हो जाएगा H नेव के। H इज़ अ प्लांक कांस्टेंट जिसकी अपनी एक वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड। तो ये H की वैल्यू है, और नेव जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, यानी रेडिएशन या एब्ज़ॉर्ब करता है या ख़ारिज करते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो नेव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसके बराबर है। नंबर 5 जो पोस्टुलेट है वो है एंगुलर मोमेंटम, यानी वो मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो इसकी एक मोमेंटम होती है, उस मोमेंटम को हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, और ये बराबर होता है mvr का। एंगुलर मोमेंटम ये mvr से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यानी ये अगर एक ऑर्बिट है तो उसका सेंटर से जो फासला होता है यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं रेडियस। तो इसका जो रेडियस है mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का क्या मतलब होता है कि ये इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट्स होता है। एक एनर्जी का एक पॉकेट्स जो है वो निकल जाता है, ये कंटिन्यूसली खारिज नहीं होता जिस तरह रुदरफोर्ड ने कहा था, बल्कि ये एक पॉकेट्स होगी एनर्जी की, तो ये क्वांटाइज होगा, और ये बराबर होगा mvr इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द h डिवाइडेड बाई 2 पाई। h कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को दूर करने के लिए यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगाना होता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे हम लगा लेते हैं n। तो mvr यानी एंगुलर मोमेंटम ये बराबर हो जाएगा nh डिवाइडेड बाई 2 पाई। यहाँ पे n किया है, n इज़ होल नंबर यानी 1 2 3, तो ये 1 2 3 को रिप्रेजेंट करता है, और 1 2 3 यहाँ पे किया है। 1 2 3 जो है ये नंबर ऑफ शेल है, या नंबर ऑफ ऑर्बिट भी हम इसको कह सकते हैं, या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है। अगर 1 में है तो यहाँ पे n की जगह आपने 1 लगाना है, 2 में है तो आप यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, 3 में है तो आप यहाँ पे 3 लगा सकते हैं। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और उसकी आप एंगुलर मोमेंटम मालूम करना चाहते हो तो उस ऑर्बिट का नंबर आप यहाँ n की जगह लगा सकते हो। बाकी तो कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और पाई भी कांस्टेंट है। तो ये 5 पोस्टुलेट थे जिसको बोहर ने पेश किए थे ताकि वो किया कर लें, वो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो नुकसानात हैं उनको भी दूर कर दें, और स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर दें कि ये जो स्पेक्ट्रा एनर्जी जो रेडिएशन है वो खारिज होते हैं या एब्ज़ॉर्ब होते हैं, जिस तरह बाल्मर और लाइमन ने कहा था। तो इस इक्वेशन के मुताबिक वो एक्सप्लेन करते हैं, यानी ये मॉडल इसको एक्सप्लेन करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें।